Hello everyone. Now we are going to discuss about part 6 GLRay book reading with explanation. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग साइबर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोटिवेशन इन इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अपनी जो 5th पार्ट तक GLRay बुक का रीडिंग किया था उसको कंप्लीट कर लिया था। कल हमारा एज ए इवनिंग में 6 PM पे इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने टेस्ट शेड्यूल किया है। उसके नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद संडे को जो हम लोग टेस्ट करेंगे उसमें कम्युनिकेशन का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, एक्सटेंशन का टेस्ट होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं प्लीज आप लोग राइट डाउन कर दिए चैट बॉक्स में कि ऑडियो जो है ऑडिएबल है टोटल। प्लीज एक बार राइट डाउन करिए चैट बॉक्स में आई एम ऑडिएबल। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज का पहला टॉपिक क्या है? साइबर एक्सटेंशन। साइबर एक्सटेंशन आल्सो नोन एज ई एक्सटेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि साइबर एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है? ई एक्सटेंशन मे बी डिफाइंड एज एक्सटेंशन ओवर द साइबर स्पेस, द इमेजिनरी स्पेस क्रिएटेड बाय द इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो साइबर एक्सटेंशन को ई एक्सटेंशन बोला जाता है। अगर उसकी डेफिनेशन देखा जाए तो एक्सटेंशन होता है जो कि कवर करता है साइबर स्पेस को, इमेजिनरी स्पेस जो क्रिएट किया जाता है वो टेलीकम्युनिकेशन के जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उससे। नेक्स्ट, इट मींस यूजिंग द पावर ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया टू फैसिलिटेट डिसेमिनेशन ऑफ फॉर्म इंफॉर्मेशन। इसका जो मीनिंग होता है कि ऑनलाइन जो भी नेटवर्क होते हैं उनको यूज किया जाता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है और जो डिजिटल इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होते हैं उनके माध्यम से एज ए डिसेमिनेट किया जाता है फॉर्म इंफॉर्मेशन को। साइबर एक्सटेंशन इंक्लूड इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो साइबर एक्सटेंशन में जो ICT होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, उसका इफेक्टिवली यूज किया जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, तो मतलब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल की जो इंफॉर्मेशन होते हैं नेटवर्क उनको यूज किया जाता है, जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, इन सब नेटवर्क को। द इंटरनेट सिस्टम मल्टीमीडिया लर्निंग सिस्टम एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम। तो मल्टीमीडिया जो भी एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं उनको, मल्टीमीडिया को, लर्निंग सिस्टम को और कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं उनको यूज किया जाता है टू इम्प्रूव इंफॉर्मेशन एक्सेस टू द फार्मर। तो फार्मर तक एज ए इम्प्रूव इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो भी डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट सिस्टम है, मल्टीमीडिया लर्निंग सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम है, उनको यूज किया जाता है। एक्सटेंशन वर्कर, रिसर्च साइंटिस्ट एंड एक्सटेंशन मैनेजर, जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वो यूज करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट यूज करते हैं और जो एक्सटेंशन मैनेजर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू शर्मा 2002 द साइबर एक्सटेंशन नेचुरली कैन नॉट एंड विल नॉट एलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल एक्सटेंशन। तो साइबर एक्सटेंशन जो होता है वो नेचुरली जो भी सभी प्रॉब्लम होती हैं एज ए ट्रेडिशनल एक्सटेंशन की उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। एंड नॉट मोस्ट केसेस साइबर एक्सटेंशन विल कंप्लीमेंट द ट्रेडिशनल एक्सटेंशन। और ना ही सभी केसेस में साइबर एक्सटेंशन जो होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है एज ए ट्रेडिशनल एक्सटेंशन में। इट विल बोथ एडेड टू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टुडे एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी। ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है उनको और जो प्रेजेंट टाइम की नीड है उसको दोनों को साथ में लेके चलता है। आई विल एडेड मोर इंटरेक्टिवली, तो इसके इफेक्टिव यूज से हम लोग मोर इंटरेक्टिव कर सकते हैं। आई विल एडेड स्पीड, तो मैं स्पीड यूज कर सकता हूँ एज ए जो भी साइबर एक्सटेंशन होता है उससे हम लोग टाइमली या बहुत क्विक मैसेज को ट्रांसफर कर लेते हैं। आई विल एडेड टू वे कम्युनिकेशन, तो हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करते हैं जस्ट लाइक हम लोग प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं। इट विल एडेड टू वाइडर रेंज एंड आल्सो मोर इन डेप्थ मैसेजिंग, तो वाइडर रेंज पे हम लोग कवर करते हैं और डेप्थ मैसेजिंग करते हैं जस्ट लाइक जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम इजीली टाइमली इफेक्टिवली डिसेमिनेट करते हैं। इट विल वाइडन द स्कोप ऑफ एक्सटेंशन, इट विल आल्सो इम्प्रूव क्वालिटी, जो कि ऑलरेडी जो इम्प्रूवमेंट होती है उस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। इट विल सब्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड रिड्यूस टाइम, तो ये कास्ट और टाइम दोनों को बचाता है। इट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सो मैनी एक्टर्स ऑन द चेन ऑफ एक्सटेंशन सिस्टम, और जो डिपेंडेंसी होती है सिंगल सिस्टम पे या एक्सटेंशन सिस्टम को उसको लो करता है। एंड फ्रेंकली इट विल चेंज द होल मेथड ऑफ एक्सटेंशन इन कमिंग डिकेड्स। अगर हम लोग फ्रेंकली बोले या सिंपल से वर्ड में बोले
तो आने वाला जो फ्यूचर है ये टोटली जो एक्सटेंशन सिस्टम है उसको चेंज कर देगा। इट विल ब्रिंग न्यू इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू रूरल एरिया विच फार्मर एज यूजर विल हैव मच ग्रेटर कंट्रोल देन ओवर करंट इंफॉर्मेशन चैनल। तो जो न्यू इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं एज ए रूरल फार्मर तक, रूरल एरिया तक और फार्मर तक को इफेक्टिवली पहुंचाता है, जो यूजर है उन तक पहुंचाता है, और जो ग्रेटर कंट्रोल रखता है जो करंट इंफॉर्मेशन चैनल होते हैं उन पे, कि आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं। इवन इफ एवरी फार्मर डज नॉट हैव ए कंप्यूटर टर्मिनल, जैसा कि सभी फार्मर के पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं हो सकता, दीज कुड बिकम रेडली अवेलेबल एट लोकल इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर। जैसे विलेज लेवल पे एज ए काफी CSC बनाए गए हैं, जो कि कुछ आप पे कर सकते हैं, पे करके जस्ट लाइक कुछ आप इंटरनेट साइबर कैफे बनाए गए हैं, वहां पे जाके यूजेस कर सकते हैं विद कंप्यूटर कैरिंग एक्सपर्ट सिस्टम टू हेल्प फार्मर टू मेक डिसीजन। तो कंप्यूटर जो एक्सपर्ट सिस्टम है उससे फार्मर जो होते हैं वो इफेक्टिवली डिसीजन ले सकते हैं। हाउएवर इट विल नॉट मेक द एक्सटेंशन वर्कर redundant, rather they will be able to concentrate on tasks and services where human interaction is essential in helping farmer individually in a small group to diagnose problem। तो जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो, और जो डिफरेंट डिफरेंट के टास्क होते हैं, सर्विसेज होते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन होते हैं, वो फार्मर की इंडिविजुअली और स्मॉल ग्रुप की, जो उनके ग्रुप की प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोज करने में हेल्पफुल होता है। टू इंटरप्रीट डेटा, और डाटा को इंटरप्रीट करता है, एंड अप्लाई टू देयर मीनिंग, और उसकी मीनिंग इफेक्टिवली टाइमली प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चरल, व्हाट इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी? अगर सिंपल से वे में हम टेक्नोलॉजी के देखें तो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो टेक्नोलॉजी का हम लोग अगर एप्लीकेशन करते हैं प्रैक्टिकल पर्पज से तो हमारा टेक्नोलॉजी हो गया। जनरली टेक्नोलॉजी इज यूज टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। मोस्टली हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ह्यूमन की लाइफ को बेटर बनाने में या उनकी कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जस्ट लाइक प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जो डिजिटल यूज कर रहे हैं, ये फैन यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हो गया, और डिफरेंट टाइप के जो AC यूज करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी हो गया। टू नेचुरल इन्वायरमेंट आर टू कैरी आउट अदर सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज ए कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ मटेरियल, प्रोसेस एंड नॉलेज। तो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है वो किस किस को इंक्लूड करता है? पहला हमारा मटेरियल हो गया, प्रोसेसेस हो गया, और नॉलेज को करता है। फॉलोइंग Swanson 1997, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरी। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला हमारा मटेरियल टेक्नोलॉजी। व्हाट इज मटेरियल टेक्नोलॉजी? वेयर नॉलेज इज एम्बॉडीड इनटू ए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज टूल, इक्विपमेंट, एग्रोकेमिकल, सीड मटेरियल, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो जहाँ पे एज ए किसी कमोडिटी को, स्पेशली कमोडिटी को इंडिकेट किया जाए तो हमारा मटेरियल टेक्नोलॉजी होगा। जस्ट लाइक हमारे जो डिफरेंट टूल होते हैं वो हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, एग्रोकेमिकल्स हो गए, सीड मटेरियल हो गए, मेडिसिन हो गए, प्लांट प्रोटेक्शन मटेरियल हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी such as the technical knowledge, management skill and other processes that farmer and rural people need for the better production in their enterprise। तो नॉलेज बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है ये होती है थिंक थॉट से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड, कि किसी भी एज ए पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में या प्रैक्टिस के बारे में कितना उनको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है, वो होता है हमारा नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल के रूप में हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कितना उसको इन्फॉर्मेशन है, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में कितना इसको इन्फॉर्मेशन, वो हमारी नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज असेसमेंट एंड व्हाट इज रिफाइनमेंट? Any set of operation is regarded as valid technology only after it systematically tested or for its effectiveness and consistency। तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है जब इफेक्टिव मानी जाती है और कंसिस्टेंस मानी जाती है जब उसका हम लोग सिस्टमेटिक वे में टेस्ट कर लेते हैं कि कितना ये इफेक्टिव है। इट हैड टू बी साइंटिफिकली टेस्टेड, इसको हम लोग साइंटिफिक टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और रिफाइन करते हैं अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जो गिवन कंडीशन में करते हैं, बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड एज ए प्रूवन टेक्नोलॉजी सुटेबल द डेजिग्नेटेड रीजन। तो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को हम लोग किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए प्रिडिक्ट करने से पहले या वहाँ के फार्मरों को देने से पहले उसका हम लोग पहले असेसमेंट करते हैं, देन उसको हम लोग रिफाइनमेंट करते हैं फार्मर को। एज ए रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी इट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ एक्सटेंशन सिस्टम। व्हाट फॉलोज thereafter as the well-known adoption diffusion process, it is possible that during this phase the technology undergoes minor modification, reinvention
to suit the local condition as well as farmer need and preferences. The main event that make up this phase are on farm demonstration. तो कहने का मतलब सिंपल से वर्ड में यही बोला जाए तो असेसमेंट में कोई नई हम टेक्नोलॉजी जब बनाते हैं तो अपने जो नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, मान लीजिए कोई हमने स्प्रेयर बनाया या स्प्रे हैंड स्प्रेयर बनाया, तो उसको हम फार्मर तक पहुंचाने से पहले उसका हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और जो भी उसमें कमियां होती है उसको रिफाइन करके उसमें सही करने के बाद एज ए फार्मर को डिलीवरी करने से पहले उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो हमारा असेसमेंट और रिफाइनमेंट होता है। नेक्स्ट का टॉपिक है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इज डिफाइंड टू इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। तो इन्वायरमेंट का अगर डेफिनेशन देखा जाए, जो भी इंक्लूड करता है, वाटर को करता है, एयर को करता है, लैंड को करता है, और जो भी इंटर रिलेशनशिप है जो कि वाटर के बीच में, एयर के बीच में, लैंड के बीच में और ह्यूमन बीइंग से के बीइंग में, तो एज ए लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? इज द प्रेजेंस ऑफ एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट डिफाइंड एज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच concentration as may be or may tend to be injurious to the environment। तो ऐसा कोई एलिमेंट जो कि हमारे एनवायरनमेंट को या उसकी जो एयर को या वाटर को इंजरी पहुंचा रही है, तो उसे हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं, वो पॉल्यूटेंट हो बोला जाता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, तो 1986 में बना था। The goal of sustainable development means development for meeting the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो जो एज ए हमारा गोल है उसका जो इन्वायरमेंट का, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। जैसे जो भी हम लोग इन्वायरमेंट का इस तरह से इस वे में यूज करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज भी करें, बट जो डिग्रेडेशन है इन्वायरमेंट का वो मिनिमम हो। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू एडवर्स चेंज इन द टेम्परेचर। तो सिंपल सी मीनिंग जो क्लाइमेट चेंज की है, जो टेम्परेचर में चेंजेज आता है तो उसे क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। जस्ट लाइक प्रिसिपिटेशन हो गया, सी लेवल नो लॉन्गर जस्ट ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। सी लेवल भी नीचे आ जाता है और प्रिसिपिटेशन जो होता है वो भी चेंज होता है, इसी को क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। ऑल्दो क्लाइमेट चेंज इज ए प्रोडक्ट ऑफ अनसुटेबल अनसस्टेनेबल। तो क्लाइमेट जो चेंज है उसका किसका प्रोडक्ट है? अनसस्टेनेबल का। कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विल बी felt more by poor nation and the poor in all nation due to their limited coping capacity। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर 2006 में जो कमेटी बनी थी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बना था, उसके अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट चेंज होता है वो अनसस्टेनेबल या फॉल्टी, जो हम लोग फॉल्टी यूज करते हैं अपने एनवायरनमेंट का, जो भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट, उनको हम फॉल्टी मैनर में जब यूज करते हैं तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उस वजह से क्लाइमेट चेंजेज होता है। स्पेशली जो हमारे टेम्परेचर में चेंजेज आता है उसी को क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इन एक्सटेंशन। व्हाट इज मोटिवेशन और इसका क्या इंपॉर्टेंस इन एक्सटेंशन में, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन मीन्स मूवमेंट और मोशन। तो सिंपल सी जो मीनिंग है मोटिवेशन की, उसका मीनिंग होता है मूवमेंट और मोशन, एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एक्टिविटीज आर मूव्स एंड डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड गोल। एक इनर स्टेट होता है और एनर्जी होती है जो कि एक्टिवेट करती है हम लोग को पर्टिकुलर किसी भी गोल की तरफ हम लोग मूवमेंट होते हैं, उसी को मोटिवेशन बोला जाता है। इट इज नीड सेटिस्फाइंग एंड गोल सेटिंग बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटिवेशन कौन सा बिहेवियर है, तो नीड सेटिस्फाइंग और गोल सेकिंग बिहेवियर है। मोटिवेशन इज जनरलाइज्ड टर्म विच इंक्लूड ड्राइव्स, डिजायर, नीड्स एंड सिमिलर फोर्सेज। नेक्स्ट, मोटिवेशन में जनरेट एट टू लेवल। तो मोटिवेशन टू लेवल पे जनरेट होता है कि मोटिवेशन विच जनरेट फ्रॉम विद इन ओन सेल्फ आर नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ऐसा मोटिवेशन जो खुद से उत्पन्न होता है या ओरिजिनेट होता है उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोला जाता है। एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसका, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग गुड वर्क में इटसेल्फ बी परसीव्ड एज ए रिवार्ड। तो मान लीजिए अच्छा वर्क कर रहा जो हम लोग कर रहे हैं, तो वो किसका रिवार्ड है? हमारे खुद के एफर्ट का, इंट्रिंसिक का, इनर एनर्जी का। एग्जांपल अगर इसका हम लोग देख लें,
मान लीजिए कोई भी एज ए रोड पे जा रहा है, हम लोग उसको रास्ता, वो ब्लाइंडनेस है, मतलब देख नहीं सकता, उसको हम लोग रास्ता अगर इधर से उधर पार करवा रहे हैं तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मे मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू मेक बेटर वर्क एंड प्रोग्रेस फर्दर। मोटिवेशन विच जनरेट फ्रॉम एन आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इंसेंटिव से अवार्ड ऑफ टाइटल्स लाइक कृषि पंडित, प्राइज, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो सच टाइप का मोटिवेशन जिसमें हम लोग किसी अवार्ड के लिए, सर्टिफिकेट के लिए या किसी पोजीशन के लिए जो हम लोग एफर्ट करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, उसे उसे क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव मोटिवेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे क्लास में टॉप करना है और मेडल लेना है, तो उससे क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव मोटिवेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ एनीवन डिसाइड ही गॉट गोल्ड मेडल इन हिज क्लास, सच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नोन है, तो उसको एक्सटेंसिव मोटिवेशन बोला जाता है। इंटेंसिव मोटिवेशन प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर परमानेंट ड्राइव इन कंपेरिजन टू एक्सटेंसिव मोटिवेशन एंड इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट इन एक्सटेंशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, परमानेंट होता है, और हमारे एक्सटेंशन में इसी का इंपॉर्टेंस है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो टाइप थे मोटिवेशन को, उसको भी राइट डाउन कर रखा है। पहला हमारा फियर मोटिवेशन, जो आपको जनरल बुक में नहीं मिलेगा। फियर मोटिवेशन टाइप कौन सा मोटिवेशन होता है? पर्सन एक्ट अगेंस्ट विल। मान लीजिए जो इंडियन आर्मी में जो पनिशमेंट मिलती है, या आपको टीचर ने वर्क दिया कि आपको इतना होमवर्क करके लाना है, आपने उस वर्क को किस वजह से किया? फियर की वजह, डर की वजह से किया। अगर मैं कल इसको कंप्लीट करके नहीं गया तो टीचर हमको पनिशमेंट करेगा, तो उसी को बोला जाता है फियर मोटिवेशन, का आप डर की वजह से आप वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट क्या है? परस्यू द अटेनिंग गोल। जो हमने गोल डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए हम लोग जो वर्क करते हैं वो हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन होता है। देन हमारा एफिलिएशन मोटिवेशन क्या होता है? सोशल बेसिस, पेरेंट एंड रिलेटिव। एफिलिएशन मोटिवेशन सच टाइप का मोटिवेशन होता है जिसमें हम लोग पेरेंट से, या हमारा कोई रिलेटिव है, उसको देख के जो हम लोग एफर्ट करते हैं उसे हम एप्लीकेशन मोटिवेशन बोला जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर देखिए कि आपका कोई रिलेटिव है, उसने एमएससी एक्सटेंशन एजुकेशन में डिग्री कंप्लीट करने के बाद, एज ए वो नेट कंप्लीट करने के बाद या पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एपी की पोस्ट पे, एसएमएस की पोस्ट पे हो गया, तो आप उससे एज ए एफिलिएट होके या उसके कहने से आपने एक्सटेंशन को चूज किया है, तो वो हमारा एफिलिएशन मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटेंस। व्हाट इज कॉम्पिटेंस मोटिवेशन? कैपेसिटी। तो कॉम्पिटेंस को कैपेसिटी बोला जाता है कि एक इंडिविजुअल की कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना एफर्ट कर सकता है, तो हमारा कॉम्पिटेंस मोटिवेशन होता है वो। नेक्स्ट इंसेंटिव। तो इंसेंटिव मोटिवेशन को ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पर्पज ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज टू मोटिवेट द फर्म पीपुल टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो जो मेन पर्पज हमारा एक्सटेंशन वर्क का होता है, उसका क्या होता है कि जो फार्म से पीपुल जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, उनको न्यू आइडियाज और न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करवाना। वेयर एक्सटेंशन एजेंट्स एक्ट एज ए मोटिवेटर। जहाँ पे एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो मोटिवेटर का वर्क करता है। हाउएवर ए ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली फार्मर, द एक्सटेंशन एजेंट आल्सो नीड मोटिवेशन। तो मान लीजिए सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही, जो भी सोसाइटी के मेंबर है या फार्मर है, सिर्फ उसी को मोटिवेशन की नीड नहीं है, जो कि जो एक्सटेंशन एजेंट है, एक्सटेंशन वर्क से जुड़ा हुआ है, उसको भी टाइम टू टाइम मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, द मोटिवेशन विच आर मोर रिलीवेंट फॉर द रूरल पीपुल आर प्रेजेंटेड। तो जो कुछ कुछ ऐसे मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक थे या फीचर थे जो कि विल्सन और गैलेप ने 1955 में प्रेजेंट किया था, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? द डिजायर फॉर सिक्योरिटी। तो पहला क्या मोटिवेट होने का किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का है कि सिक्योरिटी उसकी है, कि खुद की सिक्योरिटी। पीपुल आर इन नीड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सिक्योरिटी सो दैट दे मे फील सेफ। तो जो भी सिक्योरिटी उनको कहाँ से आती है? पहले तो इकोनॉमिक कंडीशन से आती है, सेकंड सोशल पोजीशन से, देन फिजिकल, जो फिजिकल मटेरियल होते हैं जस्ट लाइक बंगला हो गया, कार हो गया, इन सब से उनको एज ए खुद को सिक्योर फील करते हैं। तो पहला जो हमारा ये नीड हो गया, द डिजायर फॉर सिक्योरिटी। The farmer may be motivated to adopt new practices by convincing them that the new practices shall increase income and employment and enhance security of the family। तो जो फार्मर होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट करने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है कि उसकी इनकम इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और उसकी जो फैमिली का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसकी फैमिली सिक्योर होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या? सेकंड जो है, द डिजायर फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। कुछ ऐसे भी होते हैं फार्मर जो कि सोचते हैं कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो हमको नई चीजें को सीखने को मिलेगा।
People are attracted toward new situation, new idea, new interest, and new way of doing things. Extension teaching provide new knowledge, new skills, new attitude, and satisfy a basic human desire. तो मान लीजिए क्यों कोई नई सिचुएशन या न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ फार्मर क्यों आकर्षित होता है। पहला तो वो सोचता है कि नई आइडिया हमको सीखने को मिलेगा, नया तरीका करने का मिलेगा, और जो एक्सटेंशन टीचिंग उसको नए नए नॉलेज देगी, न्यू स्किल प्रोवाइड करेगी, न्यू एटीट्यूड देगी, और एज ए उसकी जो ह्यूमन डिजायर है वो सेटिस्फाई होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, द डिजायर फॉर रिस्पॉन्स। पीपुल कैन नॉट स्टे अलोन, they need companionship, a feeling of belongingness. Extension satisfy this need by encouraging people to work together in group. तो एज ए फार्मर कोई भी इंडिविजुअल है, एज ए मैन को सोशल एनिमल बोला जाता है, तो वो अकेले नहीं रह सकता, उसको एज ए ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है। जब उसकी सिंगल नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से एज ए जब वो साथ मिलकर वर्क करते हैं तो कोऑपरेटिव उनकी, पहली बात तो कोऑपरेटिव उनका बिहेवियर हो जाता है और ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। ह्यूमन क्रेविंग ऑफ स्टेटस, प्रेस्टेज एंड बीइंग कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट इज वेल नोन। तो ह्यूमन का जो स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस, प्रेस्टिजियस एज ए प्रतिष्ठा जो बोली जाती है, और जो उनका इसको एज ए वेल कंसीडर किया जाता है कि उनकी जो लाइफ है वो काफी स्टेटेबल है। एडॉप्शन लीडरशिप बिल्ड अप प्रेस्टिजियस एंड रिकॉग्निशन फॉर द पीपल इन रूरल कम्युनिटी। तो मैक्लियार्ड ने जो 3 टाइप ऑफ बेसिक मोटिवेशन नीड थी उसको आइडेंटिफाई किया था। हमारे मोटिवेशन में इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने दिया था, जो कि इन्होंने 3 उसमें कैरेक्टरिस्टिक डाले थे मैक्लियार्ड की नीड थ्योरी। बेस्ड ऑन नीड थ्योरी जो हमारे मैस्लो थे वो नीड थ्योरी पे दिए थे, और अकॉर्डिंग टू ये जो दिए थे वो नीड फॉर पावर दिए थे, नीड फॉर अचीवमेंट दिए थे, नीड फॉर एफिलिएशन दिए थे। तो मैक्लियार्ड आइडेंटिफाइड 3 टाइप ऑफ बेसिक मोटिवेटिंग नीड्स, नीड फॉर पावर, need for affiliation, and need for achievement. All the 3 drives, according to Kant and other 1984, are of special relevance to management and hence for the change agent system. तो need for power क्या है? People with a high need for power have a great concern for exercising influence and control. Such individuals generally are seeking position of leadership. They are forceful, outspoken, hard-headed, and demanding, and they enjoy teaching and public speaking. तो पीपल का ऐसा मतलब कुछ इंडिविजुअल का ऐसा ट्रस्ट होता है कि जब उनके पास फिजिकल फैसिलिटी होगी या पावर होगी तो उनको हर जगह एज ए सम्मान दिया जाएगा, एज ए उनकी जो सोशल लाइफ होगी वो काफी एक्सेप्टेबल होगी। तो इस वजह से जो भी इंसान होता है वो पावर के लिए एफर्ट करता है, और पावर को कैसे आती है, वो नॉलेज से आती है। नॉलेज के बाद उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, देन उसका सोशल स्टेटस बनता है, देन उसके पास पावर आती है। तो पावर अगर आपने ला लिया तो आपके पास सोशल स्टेटस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन आपके पास चेंज हो जाएगा, तो समाज में एक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, नीड फॉर एफिलिएशन। पीपल विद ए हाई नीड ऑफ एफिलिएशन usually drive pleasure from being loved and tend to avoid the pain of being rejected by a social group. As individual, they are likely to be concerned with maintaining pleasant social relationship, to enjoy a sense of intimacy and understanding, to be ready to counsel and help other in trouble, and to enjoy friendly interaction with other. तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैन जो सोशल एनिमल है और उसको एफिलिएशन मतलब प्यार की एज ए जो भी है, उसको एक सोसाइटी में एक अच्छा खासा इमोशनली उसको ऐसे लोग मिले जो कि इमोशनली इसको सपोर्ट करे। तो इस वजह से भी वो वर्क करता है कि अगर वो ऐसी सोसाइटी में नहीं रहेगा जहाँ पे उसको पेन दिया जाए और सोशल मेंबर उससे बातचीत ना करें, तो ऐसे जगह पे वो नहीं रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि मोटिवेट वर्क क्यों करता है, नीड फॉर एफिलिएशन, अच्छा वर्क करेगा, अच्छी उसके पास सोशल लाइफ होगी, तो ऑलरेडी उसको सोसाइटी में इमोशनली सब लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, नीड फॉर अचीवमेंट। People with a high need for achievement have an intense desire for success and an equally intense fear of failure. They want to be challenged, set moderately difficult but not impossible goal for themselves, take a realistic approach to risk, prefer to assume personal responsibility to get a job done, like specific and prompt feedback on how they are doing, tend to restless, like to work long hours, do not worry unduly about failure if it does occur, and like on run देयर ऑन शूज। तो अचीवमेंट ऐसा माना जाता है कि जिसमें कोई भी इंडिविजुअल होता है वो खुद की अचीवमेंट के लिए, जस्ट लाइक अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो सब स्टूडेंट खुद को पर्सनली एक डिसाइड किए कि मुझे इस
लाइफ में ये अचीवमेंट करना है। जस्ट लाइक कुछ लोग डिसाइड किए होंगे कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाता है, कुछ को जाना है, कुछ बैंकिंग को डिसाइड किए होंगे, कुछ सिविल सर्विसेज को डिसाइड किए होंगे, जिससे उनको एक डर रहता है कि अगर वो उसको अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे तो सोशली वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और उनकी लाइफ जो है वो फेलियर मानी जाएगी। और इसी फियर की वजह से, इसी डर की वजह से वो अचीवमेंट करना चाहते हैं खुद की लाइफ में। तो तीनों को रिलेटेड है। जब आप अचीवमेंट करेंगे, पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर लाने की कोशिश करता है, देन एफिलिएशन उसको चाहिए, और अचीवमेंट, अचीवमेंट से ही हमारी पावर आएगी, पावर से हमारा एफिलिएशन होगा। The two step of motivation mentioned here are not mutually exclusive, and there may be some overlapping. For example, the need for affiliation and the desire for response may convey the same meaning. Further, achievement motivation may also be relevant for farmers who are commercially oriented and have developed good managerial ability. तो जो पहले जो हमारी थी नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ एफिलिएशन, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। और जो थर्ड है नीड फॉर अचीवमेंट, तो फार्मर जो है वो मोटिवेट क्यों होता है अचीवमेंट करने के लिए? क्योंकि जब वो उसकी कुछ मैनेजरियल स्किल भी होती हैं, तो वो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी स्किल काफी अच्छी होती है या आईक्यू लेवल काफी अच्छा होता है, वो इजीली कोई भी चीज हो उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग को कवर करेंगे। सैटरडे को हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें डिसीजन मेकिंग एंड स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग इसको कवर करेंगे। और आज का सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। तो सेशन में एंड करता हूँ। कल इवनिंग में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए टेस्ट शेड्यूल है, और संडे को हम लोग कम्युनिकेशन का टेस्ट शेड्यूल करेंगे। तो सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।